गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मतलब एटम के अंदर क्या क्या होता है और वो किस तरीके से अरेंज हुआ होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ साथ एटम के अंदर जो छोटा सा न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये एटम क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले डेमोक्राइटिस नाम के एक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर। इन्होंने 5th सेंचुरी बीसी में, बीसी मतलब क्या होता है कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से करीबन 2500 साल पहले एटम के बारे में कुछ जानकारी दी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये बोल रहे हैं मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, वो छोटे पार्टिकल्स को एटम बोला जाता है। कोई भी मैटर हो, ये पेपर, ये टेबल, ये पेन, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों ये एटम से बनी हुई हैं। और उस एटम के बारे में इन्होंने क्या बोला देखिए, इट इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। ये जानकारी डेमोक्राइटिस ने वर्ल्ड को दी। कब दी? आज से करीबन 2500 साल पहले। तो उसके बाद दोस्तों डाल्टन नाम की एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम के बारे में कुछ नई जानकारी दी, उसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। तो सन 1803 में डाल्टन भाई साहब ने एटम के बारे में जो कुछ कहा उसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। इसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एटम के बारे में डाल्टन ने क्या क्या जानकारी दी देखिए। तो ये डाल्टन जो थे, इन्होंने एटम के बारे में क्या बोला देखिए। एटम इज़ लाइक यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर, मतलब एटम एक सॉलिड स्पीयर की तरह होता है। जैसे वो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, बीयरिंग के अंदर के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, वैसा एटम है, ऐसे डाल्टन भाई साहब बोल रहे हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन आगे जाके दोस्तों ये गलत साबित होगा। एटम के बारे में और क्या बोल रहे हैं देखिए, इट इज़ इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या है कि इसको आप कट नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि यही सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे और कोई छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा डाल्टन भाई साहब बोल रहे हैं। आगे ये क्या बोलते हैं देखिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब एक किसी एलिमेंट के सारे एटम्स जो है वो एक जैसे होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, हीलियम के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। डाल्टन के बाद एक नए साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इन्होंने एटम के बारे में कुछ नई जानकारी दी, उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये जो थॉमसन थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला एटम के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है देखिए, मतलब ये थॉमसन भाई साहब ने एटम के बारे में क्या बोला देखिए। एटम इज अ स्फीयर विथ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड इट एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन इट। तो ये जो एटम है ये एक स्पीयर है, जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर रेड कलर का जो पल्प होता है, वैसा ये एटम एक स्पीयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे रेड कलर का पल्प डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे देखिए एटम कैसा है बोल रहे हैं, तो एटम एक स्पीयर है, ये वाटरमेलन जैसा एक स्पीयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे ये रेड कलर का पल्प होता है ना वाटरमेलन के अंदर, वैसा ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो एटम के अंदर। ये रेड कलर जो दिख रहा है ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, आज के दिन में, तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर फिक्स्ड है। तो एटम जो है कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, सॉलिड स्पीयर है वो, ऐसा थॉमसन भाई साहब बोल रहे हैं। ये रेड कलर का पॉजिटिव चार्ज जो है उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर फिक्स्ड है। ये है थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी, ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, ये डाल्टन का एटॉमिक मॉडल है और ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। तो ये थॉमसन का जो मॉडल है एटॉमिक मॉडल, ये एक केक की तरह दिखता है जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्रीज में इस केक जो है इसको प्लम पुडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है ये केक की तरह दिखता है, ठीक है, इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। केक मतलब जो केक का जो बेस होता है उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, ठीक है, ओके। तो इस केक को वेस्टर्न कंट्रीज में प्लम पुडिंग बोला जाता है, ओके, इसीलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। इस एटम के बारे में थॉमसन ने एक और जानकारी दी, वो क्या है देखिए। तो इस एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस एटम के अंदर है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो दैट इज वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को जो है न्यूट्रल कर देगा। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन ने जो एटम के बारे में बोला वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर थॉमसन के बाद दोस्तों रुदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट है, ठीक है, ओके, और इन्होंने 1911 में एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इन्होंने मतलब इनके दो चेले थे, गाइगर और मार्सन, ठीक है, चेले मतलब स्टूडेंट्स थे, इनके दो स्टूडेंट्स थे गाइगर और मार्सन, उन दोनों ने
इनके हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दुनिया को दिया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये गाइगर और मार्टसन जो रुदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, इनके कहने पर इन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसको पढ़ा तो दुनिया को एक एटॉमिक मॉडल दिया उन्होंने। ठीक है, उसको न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उस एटम के बारे में दोस्तों क्या जानकारी दी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ते हैं, फिर इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये रुदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद जो एटम के बारे में जानकारी दी वो थोड़ी सी हैरान करने वाली थी। क्यों, देखिए। तो ये रुदरफोर्ड भाई साहब ने क्या बोला, देखिए कि एटम जो है मोस्टली खाली है, एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर, 99.9% जो स्पेस है वो एम्प्टी है उसके अंदर। ठीक है, और सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर पूरा का पूरा मास जो है वो भरा हुआ है, और इस छोटे से पार्ट को इन्होंने न्यूक्लियस बोला। ठीक है, ओके। तो रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम पूरा जो है खाली है, लेकिन उसका पूरा की पूरा जो मास है एटम का वो छोटे से पार्ट में, जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस के अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, और इधर सारी की सारी जो है ये एम्प्टी स्पेस है, और पूरा के पूरा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए रुदरफोर्ड ने क्या बोला। रुदरफोर्ड ने बोला एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, 99% जो है, 99.9 बोल सकते हो आप, एम्प्टी स्पेस है इसके अंदर। ठीक है, कोई मास नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है, और उस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है जिसको कि उन्होंने न्यूक्लियस बोला, और इसके अंदर पूरा के पूरा जो मास है एटम का वो सारा इसके अंदर है, और पॉजिटिव चार्ज भी इसके अंदर है। ठीक है, ये जानकारी दोस्तों दुनिया को रुदरफोर्ड ने दी। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले रुदरफोर्ड ने बात की, इसीलिए इस मॉडल को रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोला जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने जानकारी दी ना, इसीलिए इसको न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोला जाता है। ये न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखिए। तो ये न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल में क्या बोलते हैं देखिए, एटम कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस इन विच ऑल मास मतलब 99.999% मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड। तो एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, न्यूक्लियस, बहुत ही छोटा है। ठीक है, जिसके अंदर 99.999 इतना मास उसके अंदर सिचुएटेड, मतलब ऑलमोस्ट सारा मास इसके अंदर सिचुएटेड है, एंड पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो सिचुएटेड। इसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज बाहर कहीं नहीं दिखेगा आपको, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और मास है, और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो ये न्यूक्लियस की साइज कितनी है देखिए, इट इज़ वेरी स्मॉल, अप टू 10⁻15 मीटर। 10⁻9 मीटर को नैनो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 10⁻15 मीटर मतलब उससे भी कई गुना छोटी। ठीक है, कितनी छोटी इसको इमेजिन करने के लिए आप बोल सकते हो, यहाँ पर देखिए तो साइज कितनी छोटी है देखिए, साइज इज 10⁻5 टाइम्स लेस देन द साइज ऑफ एटम। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस की साइज जो है वो 10⁻5 मतलब 1,00,000 गुना छोटी है, 1,00,000 गुना छोटी है। ठीक है, एटम की साइज से न्यूक्लियस की साइज जो है वो 1,00,000 गुना छोटी है। मतलब ये अगर एटम है, तो ये अगर एटम है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो उससे 1,00,000 गुना छोटा है। ठीक है, तो इमेजिन करने के लिए सपोज ये एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सेंटर में अगर आप छोटी सी गेंद रख दो, छोटा सा बॉल रख दो, ठीक है, तो वो बॉल न्यूक्लियस है और ये एटम है, इतना छोटा है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके आसपास पूरी की पूरी स्पेस जो है वो एम्प्टी स्पेस है। तो कितनी एम्प्टी स्पेस है देखिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी रुदरफोर्ड को कहाँ से मिली, तो इन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की स्टडी करने के बाद ये सारी जानकारी उनको मिली। ठीक है, तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वेरी थिन गोल्ड फॉइल ली दोस्तों। वेरी थिन गोल्ड फॉइल, इसका मतलब क्या है कि जो गोल्ड की एकदम पतली शीट ली इन्होंने, जैसे हमारा टिश्यू पेपर होता है उससे भी पतली। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल ली इन्होंने। ठीक है, और इसके ऊपर क्या किया इन्होंने, अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर से, इसके अंदर से भेजा इसे। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करेगा। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये गोल्ड फॉइल के अंदर से इन्होंने पास किए, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए दोस्तों, 99% उससे भी ज़्यादा पार्टिकल्स जो है इसके अंदर से आर पार चले गए। ठीक है, ओके, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सारे के सारे इसके अंदर से पास हो गए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये एटम की एक लेयर है ना, तो एटम के अंदर खाली जगह है, यहाँ से उनको समझ में आया। थॉमसन ने क्या बोला था, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
ठीक है, थॉमसन ने ऐसे बोले था ना, ठीक है, थॉमसन ने देखिए ऐसा बोला था, थॉमसन ने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर ऐसा एटम होता तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और यहाँ पर पूरा के पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल होना चाहिए, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से वापस आने चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ दोस्तों। क्या हुआ, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आर पार चले गए। तो यहाँ से उनको समझ में आया कि सारे के सारे जो स्पेस है उससे मोस्ट स्पेस जो है वो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जो है वो छोटे एंगल पे यहाँ पर स्कैटर हुए, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो है 90 डिग्रीज पे स्कैटर हुए, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स है वो क्या किए उन्होंने दोस्तों, यहाँ पर ही कुछ पार्टिकल्स टकराए और पीछे है वो 180 डिग्री से स्कैटर हुए, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया कि एटम जो है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये गाइगर और मार्सन ने रुदरफोर्ड के कहने पर ये एक्सपेरिमेंट किया, ओके। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक लीड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है ऐसा एक सब्सटेंस रखा है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या रहेगा, अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करेगा कंटिन्यूस, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये लीड बॉक्स के अंदर इसको क्यों रखा, क्योंकि लीड जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो बाकी के साइड में अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर स्प्रेड नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा होल रखा जिसके अंदर से आपको अल्फा पार्टिकल्स का एक बीम मिलेगा आपको। और यहाँ पर भी एक कोलाइमीटर्स मतलब लीड ब्लॉक्स रखे उन्होंने यहाँ पर, ताकि ये बीम और अच्छे से इस गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये गोल्ड फॉइल यहाँ पर रखी है, ये इतनी पतली है कि टिश्यू पेपर से भी पतली है गोल्ड फॉइल यहाँ पर रखी उन्होंने, ठीक है, ओके। और यहाँ पर दोस्तों एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन आप इसको बोल सकते हो। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक स्किंटिलेशन दिखाई देगा। स्किंटिलेशन का मतलब क्या है कि एक स्पार्क दिखाई देगा आपको, स्किंटिलेशन का मतलब स्पार्क, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे तो आपको वहाँ पर एक स्पार्क दिखाई देगा, और उस स्पार्क को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगाया गया जो ऐसे मूव करता है, ठीक है, ओके। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया गया, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो कि सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में गए, डायरेक्ट आगे गए ऐसे, ठीक है। मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में गए, और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्किंटिलेशंस दिखाई दिए, यहाँ पर बहुत सारा स्पार्क दिखाई दिया। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये गोल्ड फॉइल को छीनते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है। देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली स्ट्रेटली जा रहे हैं ना आगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर सारी की सारी जो है बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेटली जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ दिखाई दी दोस्तों कि 0.14% पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब 100 में से एक से भी कम पार्टिकल, ठीक है, ओके, ये क्या हो रहे थे, ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो 0.14% जो पार्टिकल्स हैं वो दोस्तों 0.1 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए यहाँ पर, मतलब कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हुए। ये अल्फा पार्टिकल्स गए, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से 0.1 डिग्री से ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट हुए। यहाँ पर स्किंटिलेशंस दिखे, बहुत कम स्किंटिलेशंस दिखे, ठीक है। अब दोस्तों 8000 में से एक पार्टिकल, आउट ऑफ 8000 उसमें से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब ये अल्फा पार्टिकल जैसे गिर रहा है गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो ये इसका जो स्कैटरिंग एंगल है इसको स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन से ये जो एंगल है इसको स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है इस पर गिरने के बाद 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ये जो एंगल है थीटा, ये 90 या 90 डिग्री से ज़्यादा सिर्फ 8000 में एक पार्टिकल था, ठीक है। और 1,00,000 पार्टिकल में से दोस्तों देखिए 1,00,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल जो है उसने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक किया मतलब ये अल्फा पार्टिकल गया ऐसे और यहाँ पर स्ट्राइक हुआ, ठीक है, और वापस आया पीछे, ठीक है, वापस आया पीछे। तो वो न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया होगा ना, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो 1,00,000 में से एक पार्टिकल इसको स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, मतलब ये बहुत ही छोटा है, ऐसा कंक्लूजन निकला फिर उसके अंदर से। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद दोस्तों बहुत सालों तक पढ़ाई हुई, उसके बाद फिर जो रुदरफोर्ड है उन्होंने उनका न्यूक्लियर मॉडल दिया था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या क्या निकला लिखे, तो क्या ऑब्जर्व हुआ देखिए, इट इज फाउंड दैट मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, नो डिफ्लेक्शन इज सीन। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स जो गोल्ड फॉइल के ऊपर गिर रहे हैं इसमें से बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट गए, यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। फिर क्या ऑब्जर्व हुआ देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व हुआ इनको, 0.14% पार्टिकल्स डेविएटेड लार्जर देन 0.1 डिग्री, मतलब बहुत कम पार्टिकल्स थे जिसका डिफ्लेक्शन एंगल 0.1 डिग्री से ज़्यादा था, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे, ठीक है। 0.14% पार्टिकल्स ही 0.1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है।
तीसरा पॉइंट उन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ देखिए, तीसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व हुआ देखिए, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ओके, मतलब 8000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ये जो 90 डिग्री है डिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री है, उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, और 4 पॉइंट क्या ऑब्जर्व हुआ यहाँ पर देखिए दोस्तों, 4 पॉइंट ऑब्जर्व हुआ हमको। सो 1 in 1 लाख अल्फा पार्टिकल्स, 1 लाख अल्फा पार्टिकल में से दोस्तों एक पार्टिकल बाउंस बैक करा, बाउंस बैक मतलब ऐसे गया और ऐसे वापस आया, मतलब 180 डिग्री से वो क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो ये सारी पढ़ाई करने के बाद 1 साल 2 साल के बाद में दोस्तों रुदरफोर्ड ने ये न्यूक्लियर मॉडल दुनिया को दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और मास भरा हुआ है, जिसको कि हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब दोस्तों ये न्यूक्लियर मॉडल भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिका, क्योंकि इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे इसके अंदर के, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल है रुदरफोर्ड का, ये ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं चला, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या थे देखिए, तो तब के ज़माने के एक साइंटिस्ट थे दोस्तों मैक्सवेल, इन्होंने एक थ्योरी लिखी थी। ठीक है, उस थ्योरी के हिसाब से कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, ओके, तो मैक्सवेल के हिसाब से अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, किसी चार्ज में अगर एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा और उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स देखिए सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, तो मैक्सवेल के हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी को इमिट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, तो इसकी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, फिर ये ऐसे आकर के न्यूक्लियस में गिरेगा, एनर्जी कम होती जाएगी तो न्यूक्लियस में गिरेगा और एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एटम। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एटम तो स्टेबल है। ठीक है, तो ये जो मैक्सवेल की थ्योरी है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका ये न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, रुदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। देखिए फिर से एक बार देखिए, उस जमाने के एक साइंटिस्ट थे दोस्तों मैक्सवेल, और ये मैक्सवेल ने क्या बोला था इनके थ्योरी के अंदर कि एक्सेलरेटेड चार्ज अगर कोई होगा, किसी चार्ज में अगर एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी को इमिट करेगा और एनर्जी उसकी कम होती जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन मतलब एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर है, तो इस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को इमिट करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इमिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एटम स्टेबल है। ओके, तो ये एक्सप्लेन करने में रुदरफोर्ड जो है वो फेल रही यहाँ पर, इसीलिए ये न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल जो है वो बहुत दिन तक नहीं चला। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स थे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया उसको वर्ड्स में लिखते हैं यहाँ पर। तो फिर से एक बार देखिए दोस्तों, रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल क्यों ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि उस टाइम के मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से दोस्तों एक्सेलरेटेड चार्ज अगर कोई है तो वो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन रुदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, और सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, ओके, मतलब सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस हिसाब से चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस हिसाब से अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो मैक्सवेल के हिसाब से क्या होना चाहिए, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इट्स एनर्जी वुड डिक्रीज, उसकी एनर्जी कम होती जानी चाहिए, वो एनर्जी को इमिट करेगा, तो रेडियस कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा ना, तो एनर्जी अगर इमिट करेगा तो रेडियस कम होती जाएगी। ठीक है, और फाइनली वो जो है न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया दोस्तों, बहुत सारे एटम्स जो है वो स्टेबल है। ठीक है, तो रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल इस मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों ये रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल जो है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम का एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये फेल टू एक्सप्लेन, दिस रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम का एक कंसेप्ट है, ये क्या है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब हुआ। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये न्यूक्लियर मॉडल ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो आने वाले साइंटिस्ट है जिसका नाम है नील बोर, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन करेंगे और एक नया मॉडल दुनिया में देंगे। ठीक है, तो ये नील बोर ने एटम के बारे में क्या बात की उसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसके साथ साथ ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम का कंसेप्ट क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।